Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice at 29. Please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this video. Let's match the following. Here is some works and here is the author of the work. तो works को author से match करना है. Poetics, Symposium, Perihoupsos, Enneads. Poetics is the work of Aristotle. Symposium is the work of Plato. Perihoupsos is the work of Longinus. Enneads is the work of Plotinus. तो याद रखेंगे पोएटिक्स तो पता ही होगा कि एरिस्टोटल का वर्क है, सिंपोजियम प्लेटो का, पेरीहुप्सस लॉन्जाइनस का, एनिड्स इज द वर्क ऑफ प्लॉटिनस. तो ये सभी एशियंट राइटर हैं और इनके वर्क से इसे अच्छे से आप लोग देख लेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सेकंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. मिमेसिस, पिस्टिस, सिकाशिया, शाइड, और यहाँ पे इनसे रिलेटेड टर्म्स दिए हैं तो इनको मैच करने हैं. मिमेसिस, इट्स इमिटेशन. इमिटेशन की स्पेलिंग यहाँ पे मिस स्पेल्ड हो गई है तो इसको क्लियर कर लेंगे. पिस्टिस, इट्स फेथ. सिकाशिया, इट्स सेंसरी इमेजिंग. शाइड, आइडिया. ये सभी ग्रीक और लैटिन टर्म्स है और इनका मतलब यहाँ पे दे रखा है तो मैच करना है. मिमेसिस, इमिटेशन, पिस्टिस, फेथ, सिकाशिया, सेंसरी इमेजिंग, साइड, आइडिया. क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैच द फॉलोइंग. निमेसिस, मेटाबॉसिस, लुइसिस, डेसिस, और यहाँ पे टर्म्स है कॉम्प्लिकेशन, डिनोमेंट, फेट, चेंज ऑफ फेट. तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं और इनका मतलब दिया है तो उससे मैच करना है. इन टर्म्स के इनके मीनिंग से मैच करना है. तो यहाँ पे निमेसिस जो है इट्स मैच टू फेट, मेटाबॉसिस, चेंज ऑफ फेट, लुइसिस, डिनोमेंट, डेसिस, कॉम्प्लिकेशन. फिर से देख लीजिए, निमेसिस का मतलब क्या होगा, फेट, मेटाबॉसिस, चेंज ऑफ फेट, लुइसिस, डिनोमेंट, डेसिस, कॉम्प्लिकेशन. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. एंड, बिगिनिंग, मिडिल. तो ये जो एंड, बिगिनिंग और मिडिल है इनको किस टर्म से जाना जाता है तो यहाँ पे देख लीजिए. एंड, टिल्यूट, बिगिनिंग, आर्क, मिडिल, मेसन. फिर से देखेंगे, एंड, टिल्यूट, बिगिनिंग, आर्क, मिडिल, मेसन. तो इस तरह से ये वर्ड्स देकर पूछा जा सकता है कि इनका मतलब क्या है, या इसको जो ग्रीक या लैटिन या जो लिटरेचर के टर्म्स में इसे कैसे जानते हैं, तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ सोनेट फॉल्स इनटू टू मेन पार्ट्स, एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट. तो हियर इज क्वेश्चन दैट कि सोनेट का वो कौन सा फॉर्म है जिसके टू पार्ट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेव एंड सेस्टेट. तो दैट इज पेट्रार्कन सोनेट. पेट्रार्कन सोनेट जो होते हैं उसमें जो ऑक्टेव होते हैं, 8 लाइंस को ऑक्टेव बोलते हैं, और जो लास्ट के 6 लाइंस होते हैं उसे सेस्टेट बोलते हैं. तो शुरू के 8 लाइन को ऑक्टेव बोलेंगे और लास्ट के जो 6 लाइंस होते हैं उसे सेस्टेट बोलेंगे. तो इस तरह से पेट्रार्कन सोनेट के 2 पार्ट्स होते हैं. और वही शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट क्या होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, वो भी 2 पार्ट्स में होते हैं. 3 क्वार्टेन और 1 कपलेट में डिवाइड होता है. और जो 3 क्वार्टेंस होते हैं, एक क्वार्टेन 4 लाइंस का होता है और जो कपलेट होता है 2 लाइंस का होता है. क्वेश्चन नंबर 6, द 7 लाइन iambic pentameter stanza rhyming ABAB BCC is called rhyme royal. तो देख लीजिए, जो 7 लाइन के स्टेंजा होती है जिसमें iambic pentameter का यूज होता है और उसकी राइमिंग होती है ABAB BCC, तो उसे कहेंगे राइम रॉयल. राइम रॉयल को किसने वो किया था, इसकी जो फर्स्ट टाइम में यूज किसने किया था, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, राइम रॉयल. तो दैट इज जोफ्री चौसर. याद रखेंगे, चौसर इज द पोएट हु यूज्ड राइम रॉयल.
Next question. Of the three stock characters of old Greek comedy, एलिसन वॉस, देखिए ओल्ड ग्रीक कॉमेडी में तीन स्टॉक कैरेक्टर्स थे, ठीक है। तो क्या थे ओल्ड ग्रीक कॉमेडी में तीन स्टॉक कैरेक्टर्स थे, जिसमें एलिसन कौन था, एन इम्पोस्टर एंड सेल्फ डिसीविंग ब्रेगार्ड। याद रखेंगे एलिसन वॉस एन इम्पोस्टर एंड सेल्फ डिसीविंग ब्रेगार्ड। और ये याद रखेंगे कहां से पूछा जा रहा है, ओल्ड ग्रीक कॉमेडी से। Question number 8. Who is self-deprecating but understanding character whose contest with the Braggart was centered to the Greek comic plot? Aaron. याद रखेंगे Aaron. Who is self-deprecating but understanding character? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा कैरेक्टर है जो कि सेल्फ डेप्रिकेटिंग है लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर है, जिसका कॉन्टेस्ट ब्रेगार्ड के साथ था। ब्रेगार्ड कौन था, एलिजन, ठीक है। और ये भी ग्रीक कॉमेडी से ही पूछा जा रहा है, तो दैट इज एरन जो है, याद रखेंगे एरन। तो यहाँ पे भी एक ग्रीक कॉमेडी से ही कैरेक्टर था एलिजन, और एलिजन कौन था, एन इम्पोस्टर था एंड सेल्फ डिसीविंग ब्रेगार्ड था। और एरन कौन है, सेल्फ डिप्रिकेटिंग बट अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर था, जिसका कॉन्टेस्ट ब्रेगार्ड के साथ था। Question number 9. According to Northrop Frye, the style which is modeled on the language, rhythms, and associations of ordinary speech is the demotic style. Northrop Frye ने स्टाइल की बात की है और कहा है कि वो स्टाइल जो मॉडल्ड है किस चीज पे, लैंग्वेज पे, रिदम पे, और जो ऑर्डिनरी स्पीच है उससे उसके एसोसिएशन पे मॉडल्ड है। तो ऐसा स्टाइल जिसमें लैंग्वेज, रिदम, ऑर्डिनरी स्पीच की बात हो, तो दैट इज कॉल्ड डिमोटिक स्टाइल। क्या कहेंगे, डिमोटिक स्टाइल कहेंगे। और हु सेड दिस, नॉर्थप फ्राई। Question number 10. The style in which the members within a sentence or else a sequence of complete sentence are put one after the other without any expression of their connection or relations except the non-committal connective and is called paratactic. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि the style in which the members, वो स्टाइल जिसमें एक सेंटेंस के अंदर जो मेंबर्स होते हैं या फिर जो कंप्लीट सेंटेंस में एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। तो एक सेंटेंस के अंदर के मेंबर्स हो या जो कंप्लीट सेंटेंस के सीक्वेंस हो, उसमें जो मेंबर्स होते हैं आर पुट वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरे को रखा जाता है, विदाउट एनी एक्सप्रेशन ऑफ दियर कनेक्शन, बिना किसी एक्सप्रेशन के उनके बीच में कोई कनेक्शन ना हो और बस थोड़ी सी कनेक्टिविटी को प्रेजेंट किया जाए और वहां पे एंड का यूज होता है, तो दैट इज कॉल्ड पैराटेक्टिक। याद रखेंगे जब एंड का यूज करके किसी सेंटेंस में या कंप्लीट सेंटेंस के सीक्वेंस में एक के बाद दूसरे वर्ड को यूज रखा जाता है और एंड का यूज किया जाता है और उन दोनों वर्ड्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, एक सिंपल कनेक्टिविटी बस प्रेजेंट की जाती है, तो उस स्टाइल को कहेंगे पैराटेक्टिक। Question number 11. An extended narrative which carries a second meaning along with its surface story would be called allegory. तो एलिगरी के बारे में आप लोग को तो पता ही होगा कि एलिगरी क्या होता है। एलिगरी में देखिए एन एक्सटेंडेड नरेटिव, एक एक्सटेंडेड नरेटिव होता है जिसके सेकेंड मीनिंग होते हैं। मीन्स एलिगरी जहां भी यूज होगा वहां पे डबल मीनिंग होगा, एक तो सरफेस लेवल की मीनिंग होगी और एक डेप्थ लेवल की मीनिंग होगी, तो दैट इज कॉल्ड एलिगरी। तो एलिगरी में इसी तरह से सेकंड मीनिंग चलता है। एलिगरी के बहुत सारे एग्जांपल है, स्पेंसर के फेरी क्वीन है, तो आप देखते हैं वहां पे एक सरफेस लेवल की भी मीनिंग देखने को मिलता है और एक डेप्थ मीनिंग भी देखने को मिलता है, और वही जो डेप्थ मीनिंग होता है दैट इज सेकेंड मीनिंग, तो दैट इज कॉल्ड एलिगरी। क्वेश्चन नंबर 12. Which one term is applied to a character type or plot pattern or description which recurs frequently in literature and is thought to evoke profound emotional responses in the reader by evoking an image already existing in his unconscious mind? Archetype.
देखिए यहाँ पे आर्कटाइप के बारे में बताया जा रहा है कि आर्कटाइप क्या होता है। एक टर्म है जिसको अप्लाई किया जाता है कैरेक्टर टाइप या प्लॉट पैटर्न के लिए या फिर डिस्क्रिप्शन के लिए, विच रिकर्स फ्रिक्वेंटली इन लिटरेचर, जो लिटरेचर में अक्सर रिकर्स होते रहते हैं, एंड इज थॉट टू इन्वोक प्रोफाउंड इमोशनल रिस्पॉन्स। और उसका काम क्या होता है, रीडर में, ठीक है, प्रोफाउंड इमोशनल रिस्पॉन्स को इवोक किया जाता है। किस तरह से, इवोकिंग एन इमेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन हिज अनकॉन्शियस माइंड। तो जब रीडर के अनकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी कोई इमेज एग्जिस्ट करता हो तो उसी को इवोक करके प्रोफाउंड इमोशनल रिस्पॉन्स को इवोक किया जाता है। तो दैट इज आर्कटाइप। तो यही आर्कटाइप होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये कैरेक्टर का टाइप भी हो सकता है, प्लॉट पैटर्न भी हो सकता है, या डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, जिसका यूज लिटरेचर में फ्रिक्वेंटली करते हैं। जो रीडर के अनकॉन्शियस माइंड में इमेज ऑलरेडी होता है उसी को इवोक करके प्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसा आर्कटाइप में होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बैरक मीन्स व्हाट इज लग्जरियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर। तो बैरक का मतलब होता है लग्जरियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर। तो याद रखेंगे क्योंकि इस तरह के टर्म अक्सर पूछ दिए जाते हैं और इनका मतलब पूछ दिया जाता है। तो बैरक मीन्स लग्जरियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 14, बेलिस लेटर्स मीन्स। तो बेल्स लेटर्स का मतलब क्या है, लाइटर राइटिंग इन प्रोज। फिर से देखिए, बेल्स लेटर्स इट्स मीन लाइटर राइटिंग इन प्रोज। तो क्या बताएंगे, बैरक का मतलब लग्जरियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर, और बेल्स लेटर्स का मतलब क्या होगा, लाइटर राइटिंग इन प्रोज। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, मैच करने के लिए भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, बाथोस मीन्स unintentional ludicrous descent from the exalted to the commonplace। देखिए बाथोस का जब यूज होता है किस लिटरेचरी वर्क में, तो इसमें क्या होता है कि अनइंटेंशनल या लुडिक्रस डिसेंट होता है एग्जाल्टेड से नॉर्मल कंडीशन में। यानी कि जब कोई स्टोरी क्लाइमेक्स पे हो, बहुत ही एग्जाल्टेड पोजीशन पे हो, और क्लाइमेक्स से अचानक उसमें फॉल दिखाया जाए, और दैट फॉल किस तरह का है, अनइंटेंशनल और लुडिक्रस फॉल हो, तो उसे ही बाथोस कहेंगे। तो याद रखेंगे, बाथोस में जो स्टोरी है क्लाइमेक्स में पहुंचती है और अचानक उसमें डिसेंट होता है, किस तरह से, अनइंटेंशनल और लुडिक्रस मैनर में, तो हाई से लो में आ जाता है। Question number 16. In case of metaphysical poetry, the term is used to designate an ingenious and fanciful notion or conception, usually expressed through analogy and pointing to a striking parallel between two seemingly dissimilar things. Identify the term conceit. देखिए यहाँ पे conceit के बारे में अच्छे से डिफाइन किया गया है। conceit का यूज मेटाफिजिकल पोएट्री में बहुत हुआ है, और the term is used to designate an ingenious and fanciful notion or conception। तो conceit का यूज मेटाफिजिकल पोएट्री में क्यों होता था, ingenious, fanciful notion या conception को प्रेजेंट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए। याद रखेंगे, conceit का यूज होता था ingenious, fanciful notion और conception को डिजाइन करने के लिए, यूजुअली एक्सप्रेस थ्रू एनालॉजी, और एनालॉजी के माध्यम से conceit का एक्सप्रेशन किया जाता है। एनालॉजी मतलब कि सिमिलरिटी, एंड पॉइंटिंग टू अ स्ट्राइकिंग पैरेलल बिटवीन टू सीमिंगली डिसिमिलर थिंग्स। तो जब एनालॉजी का यूज होगा तो दो चीजें होंगी और दोनों एक जैसे दिखने में होंगे बट वो अलग होंगे, ठीक है। तो दो चीजें एक जैसे होंगे बट दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे, तो उन्हीं के बीच में एक क्या है, स्ट्राइकिंग पैरेलल पॉइंट प्रेजेंट किया जाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि कंसीट क्या है। तो आपको समझ में आ गया ना कि कंसीट क्या है, कि मेटाफिजिकल पोएट्री में कंसीट का बहुत ज्यादा यूज होता था, और इसका यूज होता था इंजीनियस और फैंसीफुल नोशन या कॉन्सेप्शन को डिजाइन करने के लिए इसका यूज होता था, जहां पे दो चीजों के बीच में एक स्ट्राइकिंग कंपैरिजन प्रेजेंट किया जाता था, और वो दो चीजें एनालॉजी, जो दो चीजों का यूज होता था उसमें एनालॉजी का यूज होता है। एनालॉजी में क्या होता है कि दो चीजें एक जैसी दिखती हैं,
बट एक जैसी होती नहीं है, डिसिमिलर थिंग्स होती हैं, मतलब अलग अलग। तो जो दो चीजें होती हैं वो अलग अलग होती हैं बट दिखती एक जैसी हैं, तो उसी को एनालॉजी कहेंगे और उसी का यूज कंसीट में होता है। तो कंसीट में आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए कि कंसीट का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मीन्ड बाय डिनोमेंट इन ड्रामा? ड्रामे में डिनोमेंट का मतलब क्या होता है? अभी मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन था, मैच करने के लिए आया था। तो ड्रामा में इसका मतलब क्या होता है? द फाइनल अनरावलिंग ऑफ द प्लॉट। तो प्लॉट का फाइनल अनरावलिंग जो होता है दैट इज कॉल्ड डिनोमेंट। ठीक है, लास्ट सीन या लास्ट रिजल्ट जो कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय Deus ex machina, the supernatural agency in an epic poem? Deus ex machina जो कि ये ग्रीक या लैटिन टर्म होगा, और इस जो एसिन टर्म है, ये फ्रेज है, एसिन फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि इपिक पोएम में सुपरनेचुरल एजेंसी जो यूज होते हैं उन्हीं के लिए ये फ्रेज यूज होता है, ड्यूस एक्स मसीना। तो याद रखेंगे, ड्यूस एक्स मसीना का मतलब है सुपरनेचुरल एजेंसी जो एपिक पोएम में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सीजुरा इन पोएट्री? पोएट्री में सीजुरा व्हाट इज अ पॉज इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स नॉट डिक्टेटेड बाय द मीटर्स बट बाय द नेचुरल रिदम ऑफ द लैंग्वेज। तो जब वर्ड्स में एक पॉज आए, पॉज का मतलब होता है कि स्टॉप, थोड़ा सा रुकना, और ऐसा नहीं कि वो मीटर की वजह से वो रुका जाए। ठीक है, जो नेचुरल रिदम होता है लैंग्वेज का, तो जब मान लीजिए पोएट्री बोली जा रही है, तो पोएट्री के जो लाइन से वो बोला जा रहा है और उसको बोलने में जो नेचुरल रिदम की वजह से पॉज आए, दैट इज कॉल्ड सीजुरा। वो पॉज किसी मीटर की वजह से नहीं होना चाहिए, मतलब लाइन को बोलते समय वो जो ब्रेक आ रहा है वो किसी मीटर के लिए नहीं होना, मीटर की वजह से नहीं होना चाहिए, बल्कि लैंग्वेज की नेचुरल रिदम की वजह से होना चाहिए। और ऐसा वर्स के लाइन में होता है, याद रखेंगे, पोएट्री में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, Dithyramb is an emotional choral hymn in honor of Dionysus। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिथायरम क्या है? एक इमोशनल कोरल हाइम है, और किसके रिस्पेक्ट में ये जो हाइम है ये यूज किया जाता है? तो दैट इज डायोनिसिस। याद रखेंगे, डायोनिसिस। तो डिथायरम इज एन इमोशनल कोरल हाइम और इट इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ डायोनिसिस। ठीक है, तो डायनेसिस के लिए ये यूज किया जाता है डिथायरम जो इमोशनल कोरल हाई में। तो आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं, फैक्ट्स देखे हैं। तो ऐसे और भी अच्छे फैक्ट्स और क्वेश्चंस आपके लिए जो एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, आपके एग्जाम के लिए, उसे लेकर हम आते रहेंगे। बट इसके लिए आपको मोटिवेट करना होगा, और मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। जितना हो सकता है आप शेयर करेंगे तो और भी जो लोग हैं जरूरतमंद उनको ये वीडियोस मिलेंगे, तो मे बी उनके लिए हेल्पफुल होगा। और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइल।